एक बात हमेशा याद रखें, सांप के कांटे की कोई फर्स्ट एड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, अंदाज़ नजम में खुश आमदीद। मैं जी नजम और आज जो दोस्त हमारे पास मौजूद हैं बहावलपुर से आए हैं और वाइल्ड लाइफ के अंदर बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। उसको ये अपना पैशन मानते हैं, अपनी ज़िंदगी मानते हैं और जंगली हयात के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं। हम इनकी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखते रहते हैं और वाइल्ड रश के नाम से इनका पेज मौजूद है, जहाँ पर ये मुख्तलिफ़ जंगली हयात के साथ ऐसे खेल रहे होते जैसे इनके दोस्त हों। बहुत रिसर्च है इनकी इस काम के ऊपर, बहुत ज़्यादा इन्होंने हेल्प आउट करते हैं हमारे इदारे जो वाइल्ड लाइफ को जो है साथ मुंसलिक हैं, उनको जो है सपोर्ट देते हैं और ये वॉलंटियरली है। इन्होंने अपनी टीम मैनेज की हुई है जो कि वाइल्ड लाइफ के हिसाब से काम करती है, मुख्तलिफ जंगलों के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन आज हमारी खुश नसीबी है कि ये नजम फेलो स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, कुछ मिथ्स के ऊपर इनसे डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो भी ये काम कर रहे हैं उसके बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम अब्दुर रहमान भाई। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? आई एम गुड, ऑलवेज गुड। लाहौर कैसा लगा आपको? मोहब्बत भरा, हमेशा मोहब्बत भरा और हमेशा मोहब्बत मिलती है और मोहब्बत के साथ मज़े के खाने मिलते हैं। क्या बात है। मुझे बताइए कि ये वाइल्ड लाइफ आपने जो है चूज़ किया है, इसके पीछे आपकी क्या जो है मोहब्बत है या चीज़ें हैं कि आप इसके फील्ड में आए हैं? सर, सबसे पहले तो मैं गलत अफवाह से बात करना शुरू करूँगा। हमारा सोचना ये है कि हमारे अहाते में या हमारे इन्वायरमेंट में जब भी कोई चीज़ नज़र आती है जिसके बारे में हम इल्म हासिल नहीं कर पाते या जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं, उसको हम ख़तरा समझते हैं, हम उसको मार देते हैं, भगा देते हैं। तो यही वजह थी कि मुझे अपने लोगों को ये बताना था कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई भी चीज़ इंसान के नुकसान के लिए नहीं बनाई। सही। हर चीज़ इंसान के फ़ायदे के लिए बनी है। जितनी दुनिया, जितना लाहौर आपका है, उतना ही यहाँ पे मौजूद जंगली हयात का भी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमने ये देखा भी कि जापान के अंदर या किसी मुल्क के अंदर, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि उनको लगा कि यार ये चीज़ जो है ना वो हमें हमारी चीज़ें ख़राब कर रही है या मामला, या चूहों के ऊपर ये देखा उन्होंने तो उसको पकड़ के उसको मारना शुरू कर दिया। मारते मारते पता चला कुछ ऐसी चीज़ें बरामद हो गई कि जो कि फिर उन्होंने पूरा सिस्टम जो है उन्होंने तबाह कर दिया, तो उनको फिर ला के वो वहाँ पे छोड़नी पड़ी। तो ये बाकी इससे बैलेंस आउट होता है चीज़ों से? ऑब्वियसली होता है सर। देखिए, चींटी से लेके बड़े कौवे तक, घर में जो आम पाई जाने वाली स्पैरो का एक इन्वायरमेंट में अहम किरदार है। जो मक्खियाँ होती हैं ये सफाई का काम करती हैं, मुर्दा जानदारों को डिकम्पोज करने में मदद देती हैं। ऐसे ही कौवे जो होते हैं, जो चिड़िया होती हैं, घरों के अंदर पाए जाने वाले फालतू जो हम खाना फेंक देते हैं, उसकी सफाई जो है हमें सफाई रखने में बैलेंस बरकरार रखती है। तो दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ एक्स्ट्रा नहीं बनी, हर चीज़ एक बैलेंस बनाई गई है। अगर एक चीज़ भी कम होगी तो उसका असर मौके पे नहीं, लेकिन बाद में हमें बड़ा गहरा फील होगा। अच्छा, मैंने आपकी डीपी देखी। डीपी के अंदर एक आपने बड़ी मोहब्बत से एक जो है ना वो सांडा जो है उसको अपने जो है ना अपने सर के ऊपर सजाया हुआ है और बड़ी मोहब्बत के साथ रखा हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जो शाहराएँ हैं वहाँ पर कत्लो गारत उनकी नाम पे जारी है और कुछ लोग ये मिथ डेवलप कर रहे हैं कि ये कोई मर्दाना जो है वो ताकत का ज़रिया है। तो मुझे बताइए ये मिथ कितनी दुरुस्त है? तो इसमें कोई रियलिटी नहीं है। और हम इसी चीज़ की वजह से सिर्फ सांडे को कत्ल नहीं करते। बहुत सारी ऐसी बारिश के बाद एक रेड वेलवेट माइट्स जड़ी बूटियाँ निकलती हैं, बूटी होती है, लाल कर का कीड़ा होता है जो कि बारिश के बाद निकलता है, उसको रेड वेलवेट माइट कहते हैं, आर्थ्रोपोड होता है। ठीक है। लोग उसका भी तेल निकालते हैं और सांडे को पकड़ के उसका भी तेल निकालते हैं, जिससे जो है मर्दाना ताकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसमें कोई रियलिटी नहीं है। ये देखें, हमारे जो हकीम हजरात होते हैं ये उनका भी कसूर है। जो असल तिब का नॉलेज है वो उससे दूर हो गए हैं और आवाम को, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी आवाम को, उन्होंने इस चीज़ के पीछे लगाया हुआ है। जबकि सांडा जो स्पाइनी टेल लिजर्ड जिसको कहते हैं, इसका इन्वायरमेंट में ख़ास तौर पे सहराई इलाकों में बहुत अहम किरदार होता है। ज़मीन की न्यूट्रिशन बढ़ाने में, सरसब्ज़ करने में ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। घास खाते हैं, पू की सूरत में निकालते हैं जिससे घास का फैलाव होता है और एक सहरा जो है सरसब्ज़ रहता है।
तो मैं ये भी चाहूँगा, जैसे अभी आपने ये किया है, तो आप जो भी हम डिस्कस करें तो उसको थोड़ा सा उसकी क्वालिटीज़ भी हमें साथ साथ बताते जाए, जिस तरह आपने ये बताई हैं। अच्छा, एक और मिथ है, हम देखते हैं कि जब भी किसी को सांप डसता है तो सांप डसने के साथ जो मुख्तलिफ सपेरे हैं उन्होंने एक काम शुरू किया हुआ, मनका देते हैं। तो वो क्या, जो मनका है, कहते हैं जी मनका उसके ऊपर लगाएं तो वो उसको जहर को जो है वो चूस लेता है, चूस के जो है ना आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये मिथ कितनी दुरुस्त है? सबसे पहले तो बात स्नेक चार्मर्स से शुरू करूंगा। स्नेक चार्मर्स, जिसको जोगी कहा जाता है, एक ऐसा तबका है जो कि अपने फ़न के ज़रिए से रिज़्क कमाता है, पैसे कमाता है, अपना घर का निज़ाम चलाता है। इनमें कोई रियलिटी नहीं है। जोगी एक झूठ का नाम है, ठीक है। बहुत सारे तरीक़ाकार अप्लाई करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, बीन बजाते हैं। और ख़ास तौर पे इनका जो मेन जो टॉपिक होता है, जो पॉइंट होता है, वो स्नेक स्टोन, जिसको मन का नागमणि कहा जाता है। इसमें कोई भी रियलिटी नहीं होती। अब आपको मैं शुरू से एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, आप इसके बारे में समझ आएंगे। हमारे बाल केराटिन से बने, एक प्रोटीन है। हमारे नाखून जो है वो केराटिन से बने। कछुए का जो खोल होता है वो भी सख्त होता है, केराटिन से बनता है। और जो मुर्दा जानदार होते हैं, जानवर, गाय, भैंस, बकरी वगैरह, जब ये इनके मर जाते हैं तो इनके जो खुर होते हैं नीचे, पंजाबी में खुर कहते हैं, वो भी केराटिन से बने होते हैं। और इनमें लाखों मसाम होते हैं, लाखों सुराख होते हैं। सही। जोगी हजरात क्या करते हैं, इस तरह के जानदारों की तलाश करते हैं, उनके खुर उतारते हैं, उनको रगड़ रगड़ के रेगमार पे या ऐसी जगह पे उनको एक स्नेक स्टोन मनकी की शक्ल देते हैं। अच्छा। उनके अंदर लाखों मसाम होते हैं, लाखों सुराख होते हैं। उनमें वैक्यूम बनता है। वो सबसे पहले वो क्या करते हैं, उसको एक शेप देते हैं मनके की सूरत में। फिर उसको 1-2 दिन नील में भिगोते हैं। नील ऐसा लिक्विड जिसमें कपड़े को जो है कलर देने के लिए करते हैं। आम गांव वाली साइड पे उसको नील दिया जाता है। उसमें 1-2 दिन रखते हैं। नील उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि उसमें मसाम होते हैं। और बाद में क्या करते हैं, जब उनको लगता है कि हमारा कोई जो है ग्राहक फंस गया है, हमें कोई ऐसा बंदा मिल गया है जिसके पास पैसे हैं, जिसको सांप के कटे का नॉलेज नहीं है, तो पकड़ा गया, तो वो क्या करते हैं, उसके पास जाते हैं, मन का उधर लगाते हैं जिस जगह पे सांप ने काटा होता है, और ऐसे ही दम वम का नाटक करते हैं। क्योंकि उस मनके में मसाम होते हैं, सुराख होते हैं, उसमें वैक्यूम बना होता है। जैसे हम अपने टेबल के ऊपर शीशा रखते हैं, आप रबड़ के एक वो होता है टूल जिसको वैक्यूम बनाए रखता है, शीशा उस पर अटक जाता है, आम खींचने पे वो खींचा नहीं जाता, ठीक है। इसी तरह से जो मन का स्नेक स्टोन होता है, अगर मुझे यहाँ पे सांप ने काटा है तो वो मैं मन का यहाँ पे लगाऊंगा, वैक्यूम बनेगा, वो मन का कुछ देर के लिए यहाँ पे चिपका रहेगा, ठीक है। जैसे ही वो बंदा हल्का सा सांस लेगा या अपनी मूवमेंट करेगा, वो मन का 1-2 मिनट के बाद वैक्यूम खत्म होने की वजह से गिर जाएगा और यहाँ पे एक नील का निशान बनेगा, ठीक है। और जोगी कहते हैं, ले जी इस ये मन का चिपक गया है और इस मनके ने आपका जहर चूस लिया है। अगर आपको नहीं यकीन आता, दूध लेके आए, फिर दूध का कटोरा लाया जाता है, उस मनके को दूध में गिराया जाता है और दूध नीला होता है। फिर कहते हैं ये देखें सारा जो है उसने चूस लिया। क्या बात। तो ये है स्नेक स्टोन। स्नेक स्टोन नागमणि में ऐसे कोई हकीकत है ही नहीं। लोग बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट, यानी ये नाग का नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ये उनका सेल्फ मेड जो है वो नागमणि है, जो उनकी अपनी कह ले कि कोई साइंस है। तो मुझे बताइए, ये कहा जाता है कि जो सांप है, ये जो हम बीन बजाता है जोगी, तो वो उसके साथ जो है मैं नागन तू सपेरा वाला वो सिलसिला है। तो ये हम तो बड़ी देर से ये सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो इसमें कितनी हकीकत है कि सांप को बीन सुनाई देती है और क्या वो उससे अट्रैक्ट होता है? वाकई झूठ। ये भी झूठ है। जोगी, जैसा कि मैंने कहा कि नाम ही एक झूठ है। हाँ। एक ऐसा तबका जो कि समझ लें कि अपने फ़न के ज़रिए से पैसे कमाता है। देखें, लोगों का मानना है कि सांप के कान नहीं होते, सांप के ज़ाहरी कान नहीं होते, लेकिन अंदर की तरफ ऐसा ऑर्गन होता है जो कि नीचे वाले जबड़े के साथ अटैच होता है। जब हाई फ्रिक्वेंसी चलती हैं या मूवमेंट होती है, सांप को पता चलता है, ठीक है। अब जोगी क्या करते हैं, सिर्फ एक सांप को ही, जो फन वाला, जिसको कोबरा सांप कहते हैं, नाजा साइंटिफिक नेम है और इसको इंग्लिश में इंडियन कोबरा कहा जाता है, उसी सांप को सिर्फ बीन के ऊपर नचाते हैं। दुनिया में बाकी सांप भी हैं, पाकिस्तान में बाकी स्पीशीज भी हैं 90 के करीब, तो वो बीन पे क्यों नहीं आते? वो कोबरा जो है फन वाला सांप, सांपों में सबसे समझ लें बेवकूफ़ सांप है, अड़ियल सांप है, गुस्से वाला सांप है। जब उसको खतरा महसूस होता है तो वो अपना फन खड़ा कर लेता है और कहता है जी अब करना है जो करो। वही उसकी वीकनेस है और उसी से लोग जो जोगी फ़ायदा उठाते हैं। उसके सामने जो चीज़ मूव करेगी वो उसको फॉलो करेगा। अच्छा। फ्रिक्वेंसी बीन बजाता है, उससे तेज़ फ्रिक्वेंसी निकलती है, आवाज़ आती है, हवा निकलती है
और वो कोबरा जो उसको फॉलो करता है। हाँ। और फिर जोगी वही कहते हैं कि ये देखें हमारी बीन पे नाच रहा है। अगर इतनी सच्चाई हो उसमें तो जोगी अपने घर में बैठे, दूर बैठे और एक जगह पे बैठ के बीन बजाएं। सांप उनके पास चल के आना चाहिए, बिल्कुल सही। तो ये है, बीन में भी कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, एक और मिथ है, हम कहते हैं कि जनाब ये जो सांप होते हैं इनका ना जोड़ा होता है, ठीक है, एक मेल और एक फीमेल। अगर आप जनाब इसको जो है मेल को मार दें ना, तो जो वो फीमेल होती है उसकी आंखों में उसकी तस्वीर कातिल की बन जाती है और वो फिर जो है ना उसका पीछा नहीं छोड़ती, तो वो आखिरकार उसको मार के छोड़ती है। यह भी साडा हम तहकीक से, हकीकत से बहुत दूर हैं, सुनी सुनाई बातों पे बहुत यकीन करते हैं। तो आज हम यहाँ है ही इसलिए ताकि आप सबके सवालों का जवाब दे सकें। फीमेल बदला लेती है, मेल बदला लेता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि जब इनका मेटिंग सीजन होता है, एक फीमेल खुशबू छोड़ती है जिसको फेरामन कहा जाता है। ठीक है। अगर यहाँ पे फीमेल है, मैं गुजर रहा हूँ, मेरे हाथ में डंडा, मैंने देखा है सांप है जी, हमारा मानना है मार दो। सही है। वो डंडे से मैंने सांप को मारा, उस फीमेल थी अगर तो उसकी खुशबू उस डंडे के साथ भी लगी, जिस जगह पे मैंने उसको मारा वहां भी लगी, सही, जिस जगह पे मैंने सांप को मारा उधर भी लगी। अब मैं क्या हूँ, मैंने कहा जी सांप मारा है, अब तो मुझे नहाना पड़ेगा मुझे, या हाथ धोने पड़ेंगे। मैं घर गया हूँ, जिस जगह पे सांप मारा था वहां पे फेरोमोन्स थे। हो सकता है 1 किलोमीटर के रेडियस में कोई और सांप फीमेल से मेट करने के लिए आ रहा हूँ उस फेरोमोन्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, मैं घर गया हूँ, वापस आया हूँ, मुझे वो सांप नजर आया। मैंने कहा ले जी, बुजुर्गों ने सही कहा है। सही है कि वो पीछा करने वाला आ गया, पीछा करते। वो एक्चुअली पीछा नहीं करता। जब उनका मेटिंग सीजन होता है तब फीमेल एक मादा रिलीज करती है, फेरोमोन एक खुशबू रिलीज करती है जो कि कई किलोमीटर तक फैलते हैं। ठीक है। उसी नस्ल के जितने भी मेल सांप होते हैं उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसे मेट करने के लिए आ रहे होते हैं। ठीक है, ये सारा चक्कर जो होता है मेटिंग का होता है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है, हर जिंदा रूह के लिए ज़रूरी होता है। तो सांप बदला नहीं लेता। आपने जहाँ पे डंडा रखा था, सांप सिर्फ फेरोमोन्स को फॉलो करते हुए उस डंडे की तरफ आ रहा है, आपसे बदला लेने के लिए नहीं आ रहा। अच्छा। लेकिन वो ज़ाहिर है वो चोर आपके दिल में है, तो फिर वो ज़ाहिर है उसने फेरोमोन आपको भी लगी गया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये सांपों की उम्र की बात करें तो सांप कितनी उम्र होती है इनकी? और जो है कहा जाता है, एक और मिथ है कि 100 साल बाद जो है सांप जो है वो इंसान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके ऊपर भी रोशनी डालें। मैंने अभी तक पाकिस्तान में, इंडिया में, अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल में अपनी टीम के जरिए से 13 सालों में हमने 22,000 से ज़्यादा सांपों को रेस्क्यू किया है। ओके। और आज तक हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो कि 100 साल के बाद जो है वो बुजुर्ग बनाओ या कोई वो बनाओ। सांप की उम्र जो है अगर कैप्टिविटी में हो, जैसे कि आप देखते हैं जू में रखा होता है, कैप्टिविटी में रखा होता है, तो उनकी आमतौर पे उम्र जो होती है वो 15 से 17 साल के करीब रहती है। ओके। लेकिन अगर वो वाइल्डरनेस में है तो 18 से 25-30 साल तक वो होते हैं। उसके बाद वो नेचुरली कुदरती तौर पे मर जाते हैं। तो ये होती है, मतलब इसमें कोई हकीकत नहीं है कि साथ। और इनकी अफजाइश किस तरह चल रही होती है? हाँ, इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जो है होता है। चूहे खाना पसंद करते हैं, जहाँ पे चूहे होते हैं हमें अनाज स्टोर करने से मना किया गया है। हम क्या करते हैं, अगर हमारे घर में ज़रूरत है 2 थैलों की, हम 10 रखते हैं। उससे क्या होता है, चूहे पैदा होते हैं। एक चूहिया जो है 36 से 40 दिन के बाद 6 बच्चे दे देती है। और वो बच्चे फिर से 40 दिन के बाद बच्चे देने के लिए तैयार होते हैं। अब देखिए चूहों की नस्ल कितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। चूहों को खाने के लिए आते हैं सांप। ठीक है। और सांप वहाँ होंगे जहाँ पे चूहे होंगे, ठीक है, वहाँ होंगे जहाँ पे लंबी घास होगी, जहाँ पे लकड़ियाँ होंगी, जहाँ पे कबाड़ पड़ा होगा। तो सांपों को एक ऐसा बैलेंस टेम्परेचर चाहिए होता है जहाँ पे वो उनका टेम्परेचर 26 डिग्री से 36 डिग्री के दरमियान हो। हम इंसान वार्म ब्लडेड हैं, ऐसे जानदार जो कि अगर बाहर के माहौल का टेम्परेचर 36 डिग्री हो हम तब भी सर्वाइव कर लेंगे, हम माइनस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन सांप, रेप्टाइल्स होते हैं, ये कूल ब्लडेड होते हैं। मतलब अगर बाहर का टेम्परेचर -4 है तो सांप के जिस्म का टेम्परेचर भी -4 होगा। अगर बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री है तो सांप का भी 40 डिग्री होगा। सही। ये ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं ना ज़्यादा सर्दी। तो इनको एक ऐसा टेम्परेचर चाहिए होता है जो बैलेंस हो, 26 से 36 डिग्री के दरमियान। वो हमारे घरों का होता है। तो इनकी अफजाइश किस तरह, कितनी तेज़ी से होती है? देखें, एक सांप होता है ओविपेरस जो अंडे देते हैं। हाँ। एक होता है विविपेरस जो बच्चे देते हैं। हाँ। इनकी अफजाइश जब सर्दी खत्म हो रही है, अब इनका मेटिंग सीजन है, अब ये बच्चे। अच्छा, यानी बच्चे और अंडे दोनों देते हैं? हाँ जी। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट भी ये भी है कि सांप सिर्फ अंडे देता है?
नहीं, ऐसा नहीं है। वाइपर देखिए, जैसे राई, जट, मुगल कास्ट होती है, इनके फैमिलीज होती हैं, ऐसे सांपों की भी फैमिली है। ओके। एलेपिडाई फैमिली ऐसी फैमिली जिसमें जहरीले 3 दुनिया के सांप पाए जाते हैं। ठीक है। ठीक है, जिसमें कोबरा आता है, संगचूर आता है, मांबा आता है, ब्लैक मांबा आपने सुना होगा। और एक फैमिली है वाइपर फैमिली, जिसमें सॉस्केल वाइपर एंड रसल वाइपर सांप होते हैं, जिसने इस 2 महीनों में आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा लोगों की जानों को नुकसान पहुंचाया है। वाइपर फैमिली, एलिपेडाई फैमिली। जो वाइपर फैमिली है वो आमतौर पर लाइव बर्थ की सूरत में बच्चे देते हैं। रसल वाइपर सांप जो है 30-40 से लेके 120 तक बच्चे दे सकता है, और वो बच्चे पैदाइशी जहरीले होते हैं। और जो ओवीपैरस सांप जो अंडे देते हैं वो उनकी नस्ल के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सी नस्ल से हैं। अब पानी के आसपास पाए जाने वाले सांप, वाटर स्नेक जो हैं, वो 200 अंडे भी दे सकते हैं। ठीक है। अब कोबरा सांप जो 8 से लेके 12 अंडे भी दे सकता है। तो स्पीशीज पे डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशी है और किस तरह से वो करते हैं। तो वो कहते हैं कि सांप अपने बच्चे खुद खा लेता है। झूठ है जी। ऐसे सांप अगर देखिए, एक सांप अंडे दे के चला जाता है, ठीक है, मॉइस्चराइज टेम्परेचर पे, बैलेंस टेम्परेचर पे अंडे देके वो चला जाता है। वो अपने अंडे की हिफाजत नहीं करता, जैसे कि परिंदे अपने घोंसले की हिफाजत करते हैं। सांप का काम है उसने चले जाना है। ओके। ऐसी जो बच्चे देने वाले सांप है, लाइव बर्थ की सूरत में वो भी बच्चे देके चले जाते हैं। सांपों की मुख्तलिफ नस्लें हैं। जो एक सांप दूसरे सांप को खाता है, एक कॉमन क्रेट सांप है, पाकिस्तान का, एशिया का डेडलीस्ट तरीन सांप है, संगचूर कहते हैं उसको उर्दू में, इंग्लिश में कहते हैं उसको कॉमन क्रेट। उसका काम ही ये, उसने दूसरे सांपों को खाना है। ठीक है। अब जो कोबरा है वो भी ज़रूरत पड़ने पर दूसरे सांपों को खाता है, लेकिन आमतौर पे वो चूहे खाते हैं। बल्कि सांपों की नस्लें होती हैं, ख़ास नस्ल दूसरे सांपों को खाती है और दूसरी नस्लें जो है वो चूहों को, परिंदों को, अंडों को और मेंढकों को खाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, अब हम आते हैं इसकी जो है कैसे हम इसको एहतियात कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को सांप ने काट लिया, हमारा कहा जाता है कि उसका जहाँ पे काटा है उसके ऊपर जो है ना वो बांध दिया जाए ताकि वो जहर आगे ना फैले। तो मुझे बताएं कि फ़र्स्ट एड के लिए, एक आम ले मैन को फ़र्स्ट एड के लिए क्या क्या एहतियात करनी चाहिए? एक बात हमेशा याद रखें, सांप के काटे की कोई फर्स्ट एड नहीं है। ओके। हमारे बहुत सारे इदारों में, इवन के 1122 में या बहुत सारे अस्पतालों में ये बताया जाता है कि टोर्नी किट अप्लाई करनी है। टोर्नी किट क्या होता है कि मैंने रस्सी बांध देना। अब मैं आपको बताता हूँ कि टोर्नी किट का भी तरीका होता है और सांप की नस्ल के ऊपर भी वो डिपेंड करता है। अगर आपको पता है आपको कौन से सांप ने काटा है, तो आपने टोर्नी किट इस तरह बांधनी है कि वो मूव करे, और हर 5 से 7 मिनट के बाद आपने उसको खोल देना है ताकि ब्लड की सर्कुलेशन वो रहे। वेनम अगर एक जगह पर रुकेगा तो हो सकता है गैंग्रीन पड़ने से आपके जिस्म का वो हिस्सा काटना पड़े। ओके। ठीक है। अब मैंने आपको सांपों के बारे में बताया था, जो कोबरा और संगचूर सांप है, इनके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। ठीक है। ठीक है। अगर उस सांप ने काटा है, आपने टोर्नी किट बांध ली है, तो आपका हाथ पक्का ज़ाया होगा, आपकी टांग पक्की ज़ाया होगी, गैंग्रीन पड़ेगा। लेकिन अगर आपको वाइपर फैमिली के सांपों ने काटा है, रसल वाइपर और सास्केल वाइपर ने, तो तब आप टोर्नी किट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इतनी खुली हो। ठीक है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, कट लगा देते हैं, या हमने जो फिल्मों में देखा है जहर को चूस लेना, वो कर लेते हैं। एक होता है पॉइजन, एक होता है वेनम। पॉइजन वो चीज़ जो आपकी स्किन के साथ लगे या आप इनहेल करें, ठीक है, वो तब आपको नुकसान पहुंचाएगी। एक होता है वेनम, वो तब असर करता है जब आपके खून में जाता है। एक चीज़ आपके खून में चली गई, उसका इलाज सिर्फ मेडिकली तरीके के साथ होता है, कोई भी दम टोटके से, टोर्नी किट से ऐसा नहीं होता। सांप अगर काट ले तो फर्स्ट एड एक ही है, स्टेबल रहना है, कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे आपके दिल की धड़कन तेज हो। ठीक है। आमतौर पे कोई भी जहरीला सांप हो वो आपको 2 से 2.5 घंटे का टाइम देता है। जिंदगी बचाने का सबसे ज़रूरी जो सोर्स होता है वो वक्त होता है। आप स्टेबल रहेंगे, आप जितना जल्दी अस्पताल पहुंचेंगे, आप उतना जल्दी घर वापस आएंगे। अब लोग क्या करते हैं, सांप को काट लिया, रोला डल जाता है जी, सांप ने काट लिया, इसके ये हो गया, वो हो गया, या बंदा भागता हुआ अपने घर तक आता है। दिल की धड़कन तेज होती है, जिससे ब्लड में सर्कुलेट होने से वेनम जल्दी पहुंचता है और बंदे के पास टाइम कम होता है और एक्सपायर हो जाता है। सही सही। तो मेरा ख्याल है कि दोस्तों की काफ़ी रहनुमाई होगी इस हवाले से। अच्छा, एक और मिथ है गिदड़ सिंगी। गिदड़ सिंगी देखे जाते हैं, ये आपने जोगियों की बात की या सारा कुछ है, वो गिदड़ सिंगी देखे जाते हैं कि यार ये अपने पास रखें और इसको जो है वो क्या बोलते हैं उसको, अमीर हो जाएंगे आप। और एक वो पाउडर सा होता है, संदूर होता है, संदूर के अंदर उसको जो है बंद करके रखें और बस फिर दौलत की रेल पेल हो जाएगी आपके ऊपर। ये सर अगर इतना हो तो जोगी खुद गली ये है क्या असल में? गिदड़ सिंगी, पहले मुझे गिदड़ सिंगी सबसे पहले एक जानवर के अंदर से समले के निकलती है, जो कि नाफ, ओके, जिसको हम जो है खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। इस तरह नाफ होती है,
जो कि चर्बी को बांध बांध के इस तरह शेप दी जाती है, जो को उसके ऊपर बाल लगा के वो फ्रॉड करके बनाते हैं, ये गीदड़ सिंगी है। इसमें बाज़ लोग कहते हैं कि ये गीदड़ के ऊपर एक जो है, जैसे हम कहते हैं एक पत्थरी पड़ती है इंसान के अंदर, ऐसी बाज़ का गीदड़ के अंदर जो है वो स्टोन बन जाता है, और वो आमतौर पर लोग कहते हैं गीदड़ की सिंगी है, ठीक है। अच्छा। और वो बहुत नायाब होती है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। वो पत्थरी, वो स्टोन किसी भी जानवर के अंदर बन सकता है, इंसानों के अंदर बन सकता है, ये भी सेल्फ मेड है, जिसको हम रसोली कहते हैं। ये सेल्फ मेड है? हाँ, सेल्फ मेड है। वो क्या करते हैं, ये जो गुलहरी होती है, 3 स्ट्राइप स्क्विरल, जिसको पाम स्क्विरल कहते हैं, जो आमतौर हमारी गुलहरियाँ होती हैं, इसकी टेल तोड़ते हैं, उसके ऊपर बाल होते हैं, सही, जानवर की चर्बी के ऊपर रख के उसको ग्लू से लगा के और उसको जो है कलर देते हैं सिंदूर, और कहते हैं कि ये गीदड़ की सिंगी है और आप रखोगे तो आप माला माल हो जाओगे। अच्छा, मतलब कि कोई हकीकत नहीं है। जब नाम जोगी का आ जाए तो समझ लें कि फेक। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, मुझे बताइएगा कि सैलाब आने के बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर सांपों की बहुत ज़्यादा बहुतात हो गई, तो आप वहाँ पर गए, आपने वहाँ पर रिसर्च की और लोगों को हेल्प आउट किया, तो आपकी रिसर्च में क्या चीज़ें सामने आई? आज़ाद कश्मीर का नाम लिया, सबसे पहले तो अगर आज़ाद कश्मीर का कहीं से भी कोई देख रहा है तो बहुत सारा प्यार मोहब्बतें आपके नाम। रिसर्च बड़ी मज़े की रही, और पिछले 3 महीनों में वहाँ पे एक सांप ने 27 लोगों को काटा, 9 लोगों की अमवात हुई, और वो सांप कौन सा था, वो था रसल वाइपर। ओके। हेमोटॉक्सिक वेनम होता है, आपके प्लेटलेट्स को कम करता है, ठीक है। आपके पास इतना टाइम होता है कि आप अस्पताल में जाएं। हाँ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सांप का डर होता है, लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और वो टोनी किट अप्लाई करते हैं, ठीक है, और टाइम मिलके जो ज़ाया करते हैं। सन्यासी हर जगह फैले हुए हैं, बिल्कुल मेरे पास आज ही मैं मनका लगाता हूँ, ये करता हूँ, लोगों का सारा पहला फोकस जाता ही उधर है, टाइम ज़ाया होता है, अस्पताल में पहुँचते हैं। अब अस्पताल वाले क्या करते हैं, एंटी वेनम लगाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से बता दूं कि एंटी वेनम जो होती है वैक्सीन नहीं होती। हमारे आमतौर पे डॉक्टर्स जो है वैक्सीन बोलते हैं उसको, कि सांप के कांटे की यहाँ पे वैक्सीन मौजूद है। वैक्सीन एक ऐसी दवाई जो कि किसी बीमारी के, किसी वायरस के शुरू होने से पहले लगाई जाती है। रेबीज जैसा हो गया और कोरोना जैसा लगवाया था। लेकिन जो है एंटी वेनम, ये प्री फॉर्म एंटीबॉडीज होती हैं जो कि सांप के जहर से बनती हैं, और तब लगाई जाती हैं जब सांप काटता है। अगर मुझे सांप ने सुबह 8 बजे काटा है तो मुझे एंटी वेनम लगेगी। अगर मैं घर आया हूँ, मुझे 9 बजे सांप ने काट लिया है तो मुझे वो फिर लगेगी। ओके। जब मुझे जहरीला सांप काटेगा मुझे एंटी वेनम तब लगेगी। ठीक है। तो आज़ाद कश्मीर में लोगों का मानना ये था कि सांप के काटे जाने की वजह से अस्पतालों में इलाज नहीं होता, ठीक है, और ये मतलब कि सांप कहाँ से आ गए हैं, पहले नहीं थे। तो उसका जवाब ये है कि वहाँ पे गाय भैंसे, अब जो चरवाहे होते हैं उनका एक निज़ाम था वो ख़त्म हो गया है। अब जंगली जड़ी बूटियाँ हर घर के आपको सामने लकड़ियाँ कटी हुई मिलेंगी, और जो वो सांप रसल वाइपर है वो कैमाफ्लॉज स्नेक होता है। उसको इस तरह का हैबिटेट चाहिए होता है जहाँ पे वो कैमाफ्लॉज हो सके, जहाँ पे वो छुप सके। तो एक रसल वाइपर जो है पहली बार 40 से 50 बच्चे देता है, दूसरी बार वो 100-120 तक बच्चे दे सकता है। अच्छा, ठीक है। और अब देखें किस तरह उनकी तादाद बढ़ी। साथ ही पूंछ रिवर है, पूंछ इंडियन ऑक्यूपाइड से भी सैलाब आया, वहाँ से भी कुछ आए, लेकिन जो वहाँ के नेटिव थे उन्होंने अपनी तादाद को बढ़ाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, क्योंकि उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला वहाँ पे। क्योंकि एक अभी जो सर्दियों में आमतौर पे लोग समझते हैं कि सांप छुप जाते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं। रसल वाइपर ऐसा सांप है जो कि सर्दियों में एक्टिव होता है। अच्छा। ठीक है, वो धूप में बैठा रहता है, जब रात होती है तो बाहर निकलता है, और यही जो सीज़न चल रहा है, और नवंबर दिसंबर ये इसका मीटिंग सीज़न होता है, मादा से मिलाप करने का सीज़न होता है। तो सफाई निस ईमान है, जब तक वहाँ पे सफाई नहीं होगी, फालतू घास की कटाई नहीं होगी, तो वो सांप आते रहेंगे। अच्छा, हमने एक रेबीज़ का एक जो है बीमारी है जो कि कहते हैं कुत्ते के काटने से होती है, तो मुझे ये थोड़ा सा इसके बारे में भी गाइड कीजिएगा कि जो कुत्ता कहते हैं काट ले तो पता चलता है 15-20 साल बाद भी आपको जो है उसके असरात हो सकते, तो ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज़। मैं ज़रूर करूँगा। रेबीज़ हमारा मानना है कुत्ते से होता है। हर दूध देने वाले मैमल से रेबीज़ हो सकता है। ओके। बकरी से, गाय से, भैंस से। इसको एक मीडियम चाहिए होता है एक्टिव होने के लिए। अगर ये कुत्ते में आ गया है तो अगर उसने आपको काट लिया है तो आपको भी होगा। रेबीज़ का वायरस इतना कमज़ोर होता है, अगर आपको पालतू कुत्ते ने काटा है तो आप अगर साबुन से हाथ धो लेंगे तो 90% चांसेस खत्म हो जाएंगे रेबीज़ के। ठीक है। रेबीज़ जो है समझ लें 15 से 20 दिन लेता है एक्टिव होने में। ओके। 15 से 20 दिन के अंदर अंदर लोग अगर अपना वैक्सीनेशन करवाते हैं तो ज़िंदगी भर के लिए वो बचे रहते हैं।
ये भी कहते हैं ना 14 टीके लगवाए। 14 नहीं सर, 3 टीके होते हैं। एक पहले दिन लगता है आपको टेटनस का टीका लगता है, उसके बाद आपको जो है रेबिस का जो फर्स्ट डोज मिलती है, उसके बाद 5 दिन के बाद, फिर 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, इस तरह लगती है। तो आप प्रोटेक्ट रहते हैं। लोग हमारे अस्पतालों में जाते नहीं हैं और सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं। अगर कुत्ता काट लेता है तो देहाती इलाकों में ये माना जाता है अगर मेरे घर का कुत्ता किसी को काटा है तो जिसको काटा है वो मेरे घर आके लाल मिर्चें लगाएगा। हाँ, ये भी एक मिथ है। सही है। तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। रेबीज़ का वायरस बहुत कमज़ोर होता है, अगर आप उसको अच्छे से धो लेते हैं, एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करते हैं तो आप प्रोटेक्ट रहते हैं। लेकिन हमारे लोग अस्पताल में जाना पसंद करते नहीं। तो मतलब उनको ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी चाहिए कि मतलब अगर काटे तो भाई उसको जो है वो लगा अस्पताल। लेकिन 14 इंजेक्शन भी तो लगते थे पहले भैया, उसको वो चेंज हो गया सर पहले मैंने तो कभी भी नहीं सुना 14 इंजेक्शन लगते, वो नाफ में सुना था लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाएं, मैंने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से जाके जो है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में पढ़ रहा था, तो उस वक्त ये जो है मैं जा रहा था रात के टाइम, तो एक कुत्ती थी उन्होंने रखी हुई अपने डेरे पे, वो आई है और उसने साइकिल पे काट रही है मुझे। तो मुझे उसके बाद यही सारी चीज़ें पहले चली हैं, पहले दम दरूद भी चले हैं, फिर जो है वो मिर्चें वाला भी सिलसिला हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ है कि मुझे जनाब कहा गया कि भाई अब वो मट्टी के बर्तन में आपने खाना है, मट्टी के बर्तन के बगैर आप जो है वो पूरा टोटका है उसका। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब किसी ने जाके अम्मी को कहा कि भाई नहीं, ये ना इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तो 14 इंजेक्शन बिला नागा बिला तफरीक मैंने खुद लगवाए हैं। तो मैं अब आपसे पूछूंगा बाली को मैं आप पहले वो मिले हैं जिसको मैं देख सकता हूँ, कह सकता हूँ कि आपको 14 टीके लगे। हाँ। मैंने सुना नहीं था पहले भी, लेकिन हो सकता है कि पहले इस तरह, लेकिन अब जिस तरह हम तरक्की कर रहे हैं इलाज बेहतर से बेहतरीन हो रहा है, ठीक है। लेकिन लोगों को तालीम देने की, एजुकेट करने की ज़रूरत है कि इस तरह का इलाज होता है हमारे अस्पताल में। अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, मुझे बताइए कि ये जो छिपकली है और काकरोच हमारे घरों में पाए जाते हैं, पहले तो ये बताइए कि ये कितने ज़्यादा जहरीले हैं, और अगर ये किसी चीज़ के अंदर गिर जाएं तो क्या वो चीज़ खाने से इंसान को कोई जो है मसला हो सकता है, ये मुझे बताइएगा। सबसे पहले सर मैं बताऊँ कि डर लाइल्मी का नाम है। हम हर उस चीज़ से डरते हैं जिसके बारे में इल्म रखते ही नहीं है। तो छिपकली एक ऐसा समझ लें कि हमारा एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली दोस्त है। आप सोते हैं वो एक्टिव होता है, ठीक है। आपको नहीं पता कि आपके बिस्तर के ऊपर कोई बिच्छू आ रहा हो, कोई मकड़ी आ रही हो, ठीक है। अल्लाह ताला का वो खूबसूरत निज़ाम छिपकली के जरिए उठता है और वो ढूंढ ढूंढ के मच्छरों को खाती है, मच्छरों की कॉलोनीज़ को जहाँ पे मच्छर ने अंडे दिए होते हैं उन अंडों को खाती है, और बिच्छुओं को, इंसेक्ट्स को खाती है, ठीक है। तो आम तौर पे हमारे समझा जाता है कि छिपकली जो है खाने में गिर गई, फलां बारात आई थी एक इलाके में, खाने में गिरी और बारात सारी गई। फलां जो है मेरे साथ की हमसाई जो छिपकली के खाने की वजह से मर गई। तो पाकिस्तान और इंडिया के रीजन में कोई भी ऐसी छिपकली नहीं है जो कि जहरीली हो। ओके, ठीक है। छिपकलियों में एक बैक्टीरिया होता है जिसको सैल्मोनेला कहा जाता है, सैल्मोनेला बैक्टीरिया, और वो फूड पॉइजनिंग का बास बनता है। फूड पॉइजनिंग किसी भी वजह से हो सकती है। आपने खाना खाया, वो बर्तन धुला हुआ नहीं था, खाना ख़राब था, आपके हाथ साफ नहीं थे, तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और फूड पॉइजनिंग का इलाज हमारे अस्पतालों में बेहतरीन तरीके से होता है। बिल्कुल ठीक। तो अगर कोई कहे कि छिपकली की वजह से, छिपकली के अंदर जहर होता है उसकी वजह से बंदे मर गए हैं, तो वो झूठ है। तो काटती भी है ये? कुछ भी नहीं होता उसके काटने से। अच्छा। अगर वो काट ले, मैंने इसी चीज़ों के ऊपर, बहुत सारे मिथ्स के ऊपर, मैंने रूमर्स के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं। मैंने छिपकली को दूध में डाल के पिया हुआ है, मैंने छिपकली से कटवाया हुआ है, और सिर्फ यही साबित करने के लिए कि जो है छिपकलियाँ जहरीली नहीं होती। आपकी तो फ्रेंड भी तो है ना सारे। सर देखें, आपको कुछ भी नहीं कहती आपने, तो मैंने देखा क्या क्या चीज़ें जो है आपने हाथ में जो है वो पकड़ी होती हैं, हम तो उनको सोच के तसव्वुर करके भी डर रहे होते हैं। जब वो इसलिए डरते हैं कि लालमी, हम सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा यकीन करते हैं। अल्लाह ताला ने, मैं फिर से कहना चाहूँगा, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ बनाई ही नहीं है जो कि इंसान के लिए नुकसानदा हो। वो नुकसानदा तब होती है जब हम कुदरत के निज़ाम से छेड़छानी करते हैं, फालतू के दरख्त काटते हैं, जंगलों को आग लगाते हैं। शिकारी जो जानवर होते हैं वो मजबूरन इंसानी आबादियों में आते हैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, डरते हुए, ताकि उनकी ज़िंदगी बच सके। अगर उनको, हमारे घरों में जो है जानवर होते हैं, बकरियाँ, मुर्गियाँ या अंडे पड़े होते हैं, तो वो सारी चीज़ें फिर उनकी भूख जो कशिश होती है वो आते हैं, अपनी ज़िंदगी बचाने के साथ साथ वो खुराक भी मिलती है। सही। हम छेड़छानी करते हैं, दरख्तों को काटते हैं, करोड़ रुपए का जगह ली, 5 करोड़ की कोठी बनाई और दरख्त लगा रहे हैं कि बाहर से आया हुआ।
जबकि मुकामी दरख्त होगा हमारे इन्वायरमेंट में फ़ायदा होगा। तो दरख्त कौन से होने चाहिए आपके ख्याल में? हर इलाके के फलदार होने चाहिए या जो है सायादार होने? मुकामी दरख्त। एक बार याद रखें, जो आपके इलाके में अगर आम का दरख्त है तो आपने आम ही लगाना है। आप अगर कहेंगे कि आपके इलाके में अखरोट लगाया जाए तो वो आपके इलाके का अखरोट नहीं है, ठीक है। एक चीज़ बैलेंस बनी हुई है, तो आपने इस बैलेंस को बरकरार रखना है। अगर आप सहराई इलाकों के हैं तो आपको बेरी का दरख्त लगाना चाहिए, देसी किक्कर, पहाड़ी किक्कर, जिसको शीशम, नीम के दरख्त लगाने चाहिए। तो हम जो है फैंसी घर के साथ साथ फिर फैंसी दरख्त पे पौधे भी लगाते हैं, जिसका इन्वायरमेंट में फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। उसको परिंदे एक्सेप्ट नहीं करते। आप देखें फैंसी दरख्त जितने भी होंगे उनके ऊपर दरख्त परिंदे घोंसले नहीं बनाते। परिंदों को मुकामी दरख्त चाहिए होते हैं। इसी वजह से हमारे इलाकों से तोते चले गए हैं। उनके पसंदीदा दरख्त जो हैं शीशम, वो नहीं है, बेरी नहीं है, ठीक है। तो वो दरख्त नहीं होंगे तो परिंदे कहाँ से आएंगे। अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, मुझे बताइए कि ये चील और कौवा जो है, कहा जाता है कि जिन इलाकों में पाए जाते हैं वो इलाके वीरान होते हैं और यही मिथ बनी हुई है, तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? कौवे का दिमाग समझ ले इतना है जितना एक 8 साल के बच्चे का, इंसान का। इनका कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े होते हैं। अगर आप लाहौर में बैठे किसी कौवे के साथ पंगा लेंगे तो आप भावलपुर में जाएंगे, आपको वहाँ के कौवे भी आपके पीछे पड़ेंगे। अच्छा। इनका कम्युनिकेशन स्किल इतने हाई लेवल का होता है, IQ, ठीक है। और ये आपकी जान नहीं छोड़ते। आप किसी कभी कोशिश करें कौवे के साथ पंगा लेके तो आपको पता चलेगा कि मैंने किसके साथ पंगा ले लिया है। तो चील जो हैं ये भी देखें, हम आमतौर पे उनको गोश्त डालते हैं। हम वो गोश्त डालना भी कुदरत के निज़ाम के साथ छेड़छानी होता है। अच्छा, ठीक है। अब देखिए एक जगह पे अगर कौवे को या चील को खुराक मिल रही है, जो उसने अपनी कुदरती तौर पे चूहों को ढूंढ के या सांपों को ढूंढ के एक कुदरत का निज़ाम बैलेंस रखना है, वो बैलेंस में बिगाड़ कब पैदा होता है? जब हम शो किया जाते हैं, हम सदके का गोश्त भी तो डालते हैं, ठीक है। ये होता है नुकसान, ठीक है। तब हमने क्या करना है, एक वो कुदरत, उनकी आदत हमने डेवलप कर ली है कि आपने जंगली जानदारों को नहीं खाना, आपको यहाँ पे बना बनाया मिलेगा। ये बात गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम एक कुदरत के निज़ाम के साथ छेड़छानी कर रहे हैं, उसको अपने लिहाज से ढाल रहे हैं। सही। जैसा कुदरत का निज़ाम है हमने उसको वैसे ही रखना है। इसका मतलब है कि सदका किसी जरूरतमंद को दे दिया जाए कि आप जो है उसका गोश्त बना के, जरूरतमंद है, बिल्कुल। हमने देखा है ना कि सदके का गोश्त बाज का तो वो नहरों में फेंक देते हैं, किसी खाली जगह पर फेंक देते हैं, या फिर जो है चीलों को डाल देते हैं सारा कुछ। और मैंने जो सवाल बेसिकली करना चाह रहा, ये किसी इलाके में मौजूदगी, इनकी वजह मौजूदगी क्या है? सर वजह मौजूदगी ये है कि आप, मतलब मैं यूरोप गया हूँ, वहाँ पे मुझे कौवे नजर नहीं आए। हाँ जी, देखिए यहाँ पे क्यों है? नेटिव स्पीशीज होती हैं। अब अंटार्कटिका में बहुत सारी चीज़ स्पीशी ऐसी हैं ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उनका माहौल नहीं है, वो एक माहौल के हिसाब से एडजस्ट कर पाते नहीं है। तो एक जगह से जब दूसरी चीज़ कूच कर जाए तो समझ लें कि इन्वायरमेंट में खराबी हुई है। आपको जुगनू यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे क्योंकि हवा में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर पानी के अंदर आप पहाड़ी इलाकों में हैं, वहाँ पे केकड़े हैं, तो समझ लें कि वहाँ का पानी की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। अगर उस पानी में पहले केकड़े थे और अब केकड़े नहीं है, तो समझ लें कि इंसानी दखल की वजह से वो जो है पानी ख़राब हुआ है, पोल्यूटेड हुआ है और वो केकड़े चले गए। हम कीड़ियाँ देखते हैं, कहते जी ये कीड़ी के जो है ना वो जो है हिस्स बहुत सूंघने की तेज़ होती है, कि मतलब कहीं पे भी खुराक पड़ी है तो ये जाती है और फिर सबको जो है वो फ़ौरन ही एक तरतीब में ले आती है, सारों को इकट्ठा करके वहाँ पे ले जाती है। तो मुझे बताइए इनकी क्या सेंसेस हैं और किस तरीके से काम करती हैं? इनके एंटीनास होते हैं और जब इनको ख़तरा महसूस होता है तो एक फेरोमोन खुशबू रिलीज़ करते हैं, जिसको दूसरी चींटियाँ जो पिक करती हैं। इनके मुख्तलिफ तरह के सिग्नल्स होते हैं। अगर ख़तरा महसूस होगा तो सारी चींटियाँ आपके ऊपर हमला करेंगी, ठीक है। इसी तरह शहद की मक्खियाँ भी हैं। अगर एक छत्ते में से एक शहद की मक्खी ने भी आपके ऊपर हमला कर दिया तो बाकी सारी आएंगी, ठीक है। आप देखें, आपने एक मक्खी को छेड़ा, बाकी सारी आपके ऊपर हमला करती हैं, क्योंकि वो फेरोमोन रिलीज होता है, जिसके फेरोमोन खुशबू समझ लें, एक सिग्नल जाता है बाकी छत्ते को, जिसके ऊपर जो बाकी मक्खियाँ होती हैं वो हमला करने के लिए आती हैं। तो इस तरह से आप इसमें कम्युनिकेट करती हैं और इस तरह इनकी ज़िंदगी जो है चलती है। अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, मुझे बताइए कि एक पीली सी चीज़ यहाँ पे पाई जाती है जिसको पूंड कहा जाता है। अच्छा, ये जिस बंदे को लड़ता है उसको सुझा के रखता है, 2 दिन उसकी सोजिश नहीं जाती, और कुछ लोग जो है ना इसको जो है वो मारते हैं और मार के एक मिथ बनी हुई है कि 2 नफलों का सवाब मिलता है। ये बताइए ज़रा मुझे। तारा, ये तो अल्लाह ही जानता है कि मेरे लिए अगर सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्ज़ चीज़ें हैं, मैं फ़र्ज़ को पहले प्रायोरिटी दूंगा, बाद में नवाफल की तरफ। और दूसरा पीला पूंड, जिसको भीड़ कहा जाता है, येलो पेपर वेस्प कहा जाता है इसको इंग्लिश में, और ये जो है दरख्तों की पॉलिनेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। एक मक्खी जो है वो दूसरे बीटल्स, पतंगों को भी खाते हैं,
और जो वर्कर मक्खियाँ होती हैं वो बच्चों को लार्वास को पालने के लिए वो नेक्टर लेके आती हैं, जूस लेके आती हैं। इस तरह से पतंगों की, दूसरे कीड़ों की तादाद भी बैलेंस रहती है और इस तरह से एक उनका छत्ता भी बरकरार रखता है, कॉलोनी जो है वो जो है फिर पलती है। अच्छा मुझे बताइए, ये हम शहद की बात कर लें तो शहद की कहते हैं जी छोटी मक्खी का जो है वो शहद वो ज़्यादा असरअंदाज होता है, फिर कहा जाता है कि जो नीम का जो है शहद वो ज़्यादा जो है असरअंदाज होता है एज़ कम्पेयर टू अदर, बड़ी मक्खी का इतना ज़्यादा नहीं। तो ये थोड़ा सा मुझे शहद के बारे में भी। हाँ, 4 तरह की मक्खियाँ पाकिस्तान में पाई जाती हैं शहद की। एक बड़ी मक्खी होती है जो बेसिक बताऊंगा, डूमना माखिली जिसको कहते हैं, जिसका शहद आपको आम मिलता है। छोटी मक्खियाँ जो होती हैं, छोटी मक्खी, वो जो है एपिस फ्लोरिया कहा जाता है उसको, और वो अगर तो बेरी के ऊपर है, देखें जिस दरख्त के ऊपर बनी हुई है उसका नेक्टर डिपेंड करता है कि क्योंकि दरख्त की क्वालिटी जो है क्या होती है। अगर तो बेरी का होगा तो शहद का टेस्ट, शहद का रंग आपको अलग ही नज़र आएगा। अब वो अगर नीम के दरख्त के ऊपर है तो आपको उसका कलर लाइट नज़र आएगा और उसकी आपको क्वालिटी और जायका भी अलग आएगा। तो अगर मैदानी इलाकों में अगर आप हैं, सहराई इलाकों में हैं, तो शहद बेरी का सबसे बेहतरीन है। सही। अगर आप कश्मीर से हैं तो कश्मीर का हर शहदी जो है झाड़ियों वाला वो बेहतरीन है। अच्छा, मैं अब्दुर्रहमान भाई आज़ाद कश्मीर गया, वहाँ पर मैंने देखा वहाँ पर डिब्बे बनाए हुए हैं, वहाँ पर शहद की मक्खियाँ जो है उनको बाकायदा पालते हैं और उनसे शहद जो है वो अख्ज़ करते हैं। वो शहद कितना फ़ायदेमंद है सेहत के लिए? ये एक बिज़नेस है, एक फार्मिंग की जाती है मक्खियों की। उसकी क्वालिटी जो होती है एज़ कम्पेयर टू जो वाइल्ड में आपको छत्ता मिलता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपको आमतौर पे पाकिस्तान में कहीं पे भी वो जो शहद मिलता है, होम डिलीवरी मिलता है, वो फार्मिंग शहद होता है। फार्मिंग की हुई होती है मक्खियों की, क्योंकि उसको खुद रखा जाता है। एक मक्खी जो जंगलियात में जाके मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से शहद नेक्टर निकाल के शहद बनाती है, और एक मक्खी जो है वो एक ही जगह पे पड़े हुए एक ही शहद फूलों से रस लेके आती है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, मुझे बताइए कि मेरे जैसे मासूम लोग बंदे को अगर मक्खी लड़ जाए शहद की तो वो 2 दिन उसकी सोजिश नहीं जाती। हमने देखा कि बहुत सारे लोग शहद जब निकालते हैं तो वो बड़ी टेक्निकल तरीके से जाते हैं और भत्ते के करीब जो है वो जाके तो उसको बड़ी मज़े से जो है वो शहद निकाल रहे होते हैं। तो ये क्या तकनीक है, किस तरीके से ये शहद निकालते हैं? इट्स ऑल अबाउट इम्यूनिटी एंड एक्सपीरियंस। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बगैर धुएं के शहद निकाल लेते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है कि किस तरह से क्वीन। मक्खियाँ कुछ नहीं कहती? नहीं, देखिए क्वीन जो शहद की जितनी मक्खियाँ होती हैं वो सारी की सारी फॉलो करती हैं क्वीन जो रानी होती है उसके सिग्नल्स को। अगर उसको ख़तरा पहुँचता है तो वो अटैक करती हैं। ठीक है जी। तो शहद उतारने के मुख्तलिफ तजर्बाकार लोग होते हैं जो कि कपड़ों के ज़रिए भी उतारते हैं, हल्का सा धुआं देते हैं जिससे मक्खियाँ पैरालाइज हमले हो जाती हैं, वो हमला करती नहीं है। आमतौर पर हम जो भी देखते हैं वो धुएं से ज़रिए किया होता है, शहद उतारा जाता है। लेकिन धुआं क्योंकि हम वीडियोज़ में देखते नहीं है, वो बाद में एक बार अगर आपने धुएं की फूंक उसको मार दी है तो उसका असर 8 से 10 मिनट रहेगा। फूंक मार के बंदे साइड पे चले जाते हैं, हम सोचते हैं कि शायद ये बंदे ने वैसे ही उतारा है, लेकिन इसके पीछे एक्सपीरियंस होता है और उनका तजर्बा होता है किस तरह से वो शायद उतारते हैं। लेकिन अगर आपको काट लिया है तो ये इम्यूनिटी की बात है। आमतौर पे एक बंदे को अगर 10 मक्खियों ने काटा है उसको कुछ भी नहीं हो सकता। एक बंदे को एक मक्खी ने काट दिया तो उसको एलर्जी होगी, शदीद एलर्जेटिक रिएक्शन हो सकता है। अगर ज़्यादा मक्खियों ने काटा है तो जो शदीद ख़तरे वाली जो एलर्जी की किस्म एनाफ्लेक्सिस कहा जाता है वो हो सकता है, जिसमें आपकी सांस बंद हो सकती है, आपके दिल की धड़कन स्लो हो सकती है और उसके बाद जो मौत भी हो सकती है। सही। ठीक है, तो ये इम्यूनिटी के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी है। अच्छा, हमने एक ना 3 इडियट मूवी देखी। उस 3 इडियट मूवी के अंदर हमने देखा कि वो कहा जाता है कि कोयल बर्ड्स जो हैं वो अपने जो है घोंसले नहीं बनाते बल्कि दूसरों के जो है वो घोंसलों के अंदर वो अंडे देते हैं। तो ये मुझे बताइए कि कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो अपने घोंसले बनाते हैं और कौन से नहीं बनाते, और ये थोड़ा सा इसको जो है हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। सर देखिए, ये जो कोयल है इसकी नेचर, इसकी फितरत ही ऐसी है, इसने अंडे दे के चले जाना है। ये सिर्फ आमतौर पे कॉन्सेप्ट ये है कि कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कोयल को जब जहाँ मौका मिलता है वो अंडे दे के भाग जाती है। आमतौर पे कौवे जो हैं, आप देखा होगा एक कौवे कोयल के बच्चे को पाल रहे होते हैं, और फिर छोटी जो है एशेप्रेनिया बर्ड होते हैं, छोटा सा घोंसला होता है, बहुत पिद्दी सी चिड़ी होती है, कोयल उसके घोंसले में भी जो है अपने अंडे दे के चली जाती है। तो ये इसकी फितरत है। और घोंसलों की अगर बात करें तो सारे परिंदे ही 100 में से 90% जो है परिंदे घोंसले बनाते हैं। और हमारी NGOs भी बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि घोंसले बनाती है, कलरफुल घोंसले, जिनको एक बुरी टेक्निक आप समझ सकते हैं। परिंदे जो हैं हर चीज़ का ख्याल रखते हैं घोंसला बनाने में। मौसम का, धूप का, अपने शिकारियों से बचने के लिए, जहाँ पे आम बंदे का या आम शिकारी जानवर का एक्सेस
ना हो सके। अब हम क्या करते हैं, हमारी बहुत सारी एनजीओ या बहुत लोग वो एक कलरफुल घोंसला लेते हैं, उसको वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे उसकी पब्लिसिटी हो। ठीक है, वो डायरेक्शन नहीं देखते, वो धूप नहीं देखते, वो सिर्फ अपनी प्रमोशन देखते हैं कि यहाँ पे घोंसला लगा। परिंदे उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये कलरफुल घोंसले, ये सिर्फ हम इंसानों की जो है समझ लें कि रौनक बनती है आंखों की, परिंदों को हम एमबीआस देखते हैं, वो नहीं देखते। हाँ जी, परिंदों को ये चीजें डिस्टर्ब करती हैं। परिंदों को, अगर आपके घर में शीशम का दरख्त है तो आप शीशम की लकड़ी से ही घोंसला बना के वहां पे रखें, ठीक है, तब वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप कहें कि आपके घर में शीशम का दरख्त है और आप बाहर की लकड़ी का घोंसला रखें तो परिंदे इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब्दुर्रहमान भाई, हम देख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ से परिंदे हिजरत करके पाकिस्तान के अंदर आ रहे होते हैं, और हमारे जो दोस्त हैं उनको धड़ाधड़ जो है शिकार कर रहे होते हैं। तो इससे मुझे बताएं, इनकी नस्लों के ऊपर जो है वो कोई असरात मरतब हो रहे हैं, और किस तरीके से ये हमें हुकूमत को इसको देखना चाहिए? तो एक बात याद रखें कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी स्पीशी नहीं है जिसको हम कहें कि इसकी तादाद बढ़ रही है। दिन ब दिन हमारे मुल्क से जानदारों की स्पीशी जो है कम हो रही हैं। शिकारी बहुत दो कैटेगरी के अच्छे होते हैं, एक है शिकारी और एक है अनाड़ी। शिकारी वो जिसको पता है कि अगर एक इलाके में परिंदों की तादाद ख़त्म हो रही है तो उसको किस तरह से कंजर्वेट करना है, उसको इजाफा करना है और बिला वजह शिकार नहीं करना। अगर उसको भूख, उसकी तलब एक ही है तो एक करेगा, उसको पता होगा कि बाकी एरिया में इसकी तादाद कितनी है। जो दूसरा अनाड़ी है उसको हाथ में जब जब उसको गन आएगी या कोई चीज़ आएगी वो शिकार के लिए निकल पड़ेगा। ठीक है, वो सीज़न नहीं देखेगा कि ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, वो नहीं देखेगा मेटिंग सीज़न चल रहा है, वो ये नहीं देखेगा कि इसकी तादाद हमारे इलाके में कितनी है, इसको बचाना है या इसको मारना है। तो अब कूंजें, क्रेन जो आती थी अब उनका शिकार किया जाता है। ऐसे ही हमारे पास रशियन डव्स आती थी, ग्रीन पिजन बहुत खूबसूरत हरे रंग का एक कबूतर होता है बहुत कलरफुल, उसका शिकार बिला वजह किया जाता है, मुर्गाबियों का शिकार किया जाता है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ऐसा कानून जो कि है लेकिन मुकामी सतह पे हाई लेवल पे है, लेकिन ज़्यादा शिकार जो करते हैं वो मुकामी लोग करते हैं। मुकामी लेवल तक जो है एक ऐसा कानून हो जो कि जहाँ पे शिकार गाहें हैं वहाँ पे बाकायदा पेनाफ्लेक्सिस लगे हों, वहाँ पे जो जानदार आपके लिए माइग्रेट करके आते हैं या मुकामी हैं जिनकी तादाद को ख़तरा है, उनकी फ़ोटो को पिक्चराइज किया जाए, उनका मुकामी उर्दू नाम लिखा जाए और 3 से 4 लाइन की डिस्क्रिप्शन हो कि इस परिंदे का आपके इन्वायरमेंट में अहम किरदार ये है, इसका शिकार मना है, और जो भी उसका फिर जो कानून वगैरह होते हैं सज़ा वाले तो वो वहाँ पे मेंशन होने चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए अब्दुर्रहमान भाई कि मछली सीज़न आने वाला है, तो मुझे बताइए कि यहाँ पर जो हमारा इलाका है पाकिस्तान है, यहाँ पर हमने देखा कि वो ट्राउट मछली भी उधर जो है उधर बड़ी जो है वो पसंदीदा है, मेरी तो कम से कम है, मैं वहाँ जाता हूँ तो नॉर्दर्न एरिया में वो ज़रूर खाता हूँ। तो मुझे बताएं कौन कौन सी मछली है वो जो खानी चाहिए और जिससे इंसान को लज्जत के साथ फ़ायदा भी हो? सर ये तो मछली पकाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा आपकी इस एरिया में ये इस बात पर डिपेंड करता है। हम पहाड़ी इलाके में अगर यहाँ पे हैं तो आपको ट्राउट खानी चाहिए, अगर आप इस इलाके में हैं तो रहू जो है बहुत मज़े की है, जो डमरा मछली भी वो भी बड़ी मज़े की है। लेकिन ये सारी बात आती है पकाने वाले पे, आप किस तरह से उसको पका रहे हैं। लेकिन अगर फ़िशिंग एक्टिविटी, ये भी बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, आप लाइसेंस बनवा कर एक अच्छे तरीके के साथ फैमिली के साथ जाके दरियाओं के किनारे, नहरों के किनारे फ़िशिंग कर सकते हैं, जिसमें आप जो है मछलियों की मुख्तलिफ कैटेगरी और इकसाम देख सकते हैं। लेकिन बात वही कि पकाते आप किस तरह से हैं। असर यानी पकाने वाले के हाथ में ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक मिथ है हमारे यहाँ, वो ये है कि मछली खाने के बाद दूध पी लें तो वो जिस्म पे ना फुलैरी सी बन जाती है, नहीं पीना है यार। सर देखिए, मुख्तलिफ तरह के एलर्जेटिक रिएक्शन होते हैं। आपको पौधा छूने से एलर्जी हो सकती है, आपको कुछ खाने से एलर्जी हो सकती है। अगर कोई बंदा ये कहे कि मछली के बाद दूध पीने से वो फ्लैरी से बन जाती है, जिसको धब्बे कहते हैं, तो मुझे मछली ला दें और दूध दे दें, मैं खा भी लेता हूँ। ठीक है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। एलर्जेटिक रिएक्शन होते हैं जो कि आपको बाज़ औक़ात किसी की वजह से हो सकते हैं, तो इसमें कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, आखिर में मैं चाहूँगा कि मैं बल्कि आइंदा भी चाहूँगा कि जब भी आप तशरीफ़ लाएँ हमारे मेहमान बने, आखिर में आप कोई ऐसा पैगाम जंगली हयात की बका के हवाले से कोई आप पैगाम हमारे दोस्तों को देना चाहें, कोई बात करना चाहें तो सभी से, जो भी आपके इस प्लेटफॉर्म से देख रहा है, एक मैसेज ये, हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि बिल गेट क्या कर रहा है, एलन मस्क क्या कर रहा है, अंबानी के कितने असासे हैं। हमें सिर्फ ये जानना है कि हम कौन सा ऐसा काम करें जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। ठीक है, हम वाइल्ड लाइफ के हवाले से कुदरत ने जो हमें दोस्त दिए, हम उसके बारे में जानने का इल्म रखते ही नहीं है।
हमें ये जानना है कि हमारे घर में जो रोज़ाना की बेस पर दरख्त परिंदे आते हैं उनका नाम क्या है, उनका इन्वायरमेंट में अहम किरदार क्या है। अगर मेरे घर में दरख्त है तो क्या ये मुकामी दरख्त है या बाहर से लाया गया है, इस दरख्त का मुकामी नाम क्या है, उर्दू नाम क्या है। अगर ये सारी चीज़ें हम करेंगे, शौक़ पैदा करेंगे अपने बच्चों में, अपनी ख़वातीन में और ख़ुद, तो इस तरह से हम एक अच्छा नॉलेज अपने आसपास के इन्वायरमेंट को दे सकते हैं और इस तरह से हम जो है फिर एक फ्रेंडली माहौल में रहते हुए अपने आप को और अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान भाई। अहबाब ग्रामी, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की बहुत सारी ऐसी मिथ जो कि जंगली हयात के हवाले से, वाइल्ड लाइफ के हवाले से, सांपों के हवाले से, छिपकली और काकरोच के हवाले से हमारे ज़हन के अंदर मौजूद हैं, जिनके अंदर मेरा ख़्याल है कि 99% कोई ऐसी सच्चाई मौजूद नहीं है। उनके ऊपर बड़ी तफसील के साथ और दलाइल के साथ उन्होंने गुफ्तगू की और मुझे उम्मीद है कि ये जो गुफ्तगू है आपकी जो है समझने में और जो है आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।